सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी 2006 का जो पेपर है उसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 83 क्वेश्चन नंबर है, इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसके स्लोप्स इक्वल होंगे। लाइक अगर मैं वैसा बोलूँ, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है। सो ए बी सी है ना, इफ दे आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप बी सी के इक्वल कर देते हैं। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप का फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ से आ जाएगा बी सी का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो यहाँ से आ जाएगा 2.9 अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/2। सो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 2.9 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x बराबर 2 माइनस 2.9, तो माइनस 0.9। तो इसका आंसर बी है, बी ऑप्शन इज ठीक है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो वाई वन एक्स वन वाई वन ए का कोऑर्डिनेट है, एक्स टू वाई टू बी का कोऑर्डिनेट है, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सिमिलरली बी सी का स्लोप आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है कि ए बी दो वेक्टर है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस, क्या होगा। तो हमारे पास दो वेक्टर, एक ए है, ए वेक्टर, तो हम क्या करते हैं ए डॉट बी निकाल लेते हैं। चलिए, सो ए डॉट बी फाइंड करेंगे तो आएगा, सो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल करस्पॉन्डिंग कोइफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3। सो 3 5 1 6 हो गया। सो यहाँ से ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए निकालेंगे तो आएगा रूट अंडर 1 + 1 + 1, तो ये हो गया √3। मैग्नीट्यूड बी निकालेंगे तो ये आएगा 1 + 4 + 9, सो हो गया √14। सो ये हो जाएगा। सो यहाँ से मॉड मॉड भी, सो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, है ना, एंगल बिटवीन। सो सपोज थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स, तो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सो ए डॉट बी की वैल्यू है 6, मॉड ए है √3 इंटू √14। तो लेकिन मुझे साइन थीटा चाहिए, है ना, सो वी नीड साइन थीटा। तो आ जाएगा, पहले ये देख लेते हैं। तो 6/√42। अब साइन थीटा क्या होता है, सो साइन थीटा इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा आ जाएगी √1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36/42। तो यहाँ से आ जाएगा 42 माइनस 36, 6/42 का रूट 6 से कट जाएगा, 6 7 42। सो 1/√7 इज द आंसर। सो 1/√7 इसका आंसर है। ठीक है, रूट में 1/7 सेम ही है, सो आप इसको रूट में 1/7 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन लाइंस, इन दोनों लाइन के बीच का क्या एंगल है। जो पिछला फॉर्मूला लगाया वैसे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखिए, x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन बी टू ए टू, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी टू। मतलब हमें मेनली उन वैक्टर से मतलब है जिसके पैरेलल है। तो यहाँ पे मेनली आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में ये एक वैक्टर है, ये डिनोमिनेटर एक वैक्टर है, तो यहाँ से बी वन वैक्टर आप ले सकते हैं आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वन वैक्टर, बी टू वैक्टर आप ले सकते हैं 6i कैप 2j कैप 4k कैप। अब फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन है एंगल बिटवीन क्या होगा। सपोज थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स, सो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। सो यहाँ से आ जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई, इसका मॉड ले लीजिए,
तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग जो कोइफिशिएंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 4 टू 4 3 इंटू 4 12 अपॉन रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 9 तो रूट 14। यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 4 40 प्लस 4 4 16 56। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है, तो ये आ जाएगा 214। सो 14 अपॉन यहाँ आ जाएगा 56 इंटू 14। तो 56 क्या होता है, 14 फोर जा है ना, 14 फोर जा तो रूट 14 ये हो जाएगा 14 इंटू 2। अच्छा, तो ये 14 इंटू 4 कर देंगे ना, तो रूट 14 रूट से बाहर आ जाएगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा। मतलब एक रूट ले लिखा था 14 इंटू 14 2 इंटू 2, तो 2 में से एक बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 14 इंटू 2। तो यहाँ से 14 कट गया तो 1/2 आ गया। तो कॉस थीटा 1/2 है। तो कॉस में किस एंगल पे 1/2 आता है, सो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री π/3 हो जाएगा। सो π/3 इज द आंसर। सो π/3 इज द कॉस π/3 इज 1/2, साइन π/6 1/2 है। सो यहाँ से आएगा, so a and b be the two non-zero real numbers such that z is a plus iota b and z1 is iota z. So a and b be two non-zero real numbers such that z is a plus iota b and z1 is iota z. Okay, so z is a plus iota b and z1 जो iota टाइम्स z है, मतलब iota a प्लस iota स्क्वायर b, सो माइनस बी प्लस आयोटा ए हो गया है ना। सो ये आ गया माइनस बी प्लस आयोटा ए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ से क्या करना है आपको, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द आर्गूमेंट ऑफ जेड एंड जेड वन डिफर बाई π/2। तो सिंपली समझिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए बी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट माइनस बी कॉमा ए को, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट देखेंगे ए बी कहाँ पे है, सो ए बी मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से ए कॉमा बी, तो माइनस बी ए, तो ए बी यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये बी है। तो ए बी को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन इज जैसे 1 2 फॉर एग्जाम्पल, ये 1 2 अभी के लिए मान लीजिए ये 1 2 है, तो ये बन जाएगा -2, 1 ऐसा समझिए। सो अभी के लिए आप मान लीजिए दिस पॉइंट इज 1 2, तो 1 2 है तो 1, 2 लेट्स से ये 1, 2। अब -2, 1 कहाँ पे होगा, तो x में -2 है ना, ये -2, तो ये चूँकि 1 2 है, सो -2, 1 सो यहाँ पे आएगा। तो पूछ क्या रहा है कि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड एंड जेड पाई z1 इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1 इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो z1 इज अ प्योरली इमेजिनरी, z1 प्योरली इमेजिनरी तो नहीं है, तो ये गलत है। z1 इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, सो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, ऐसा तो नहीं है, तो a माइनस आयोटा b तो नहीं है ना। कॉन्जुगेट होता है a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, तो z हमारा a प्लस आयोटा b, तो क्या इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b है, तो a माइनस आयोटा b तो है नहीं। तो द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड एंड जेड वन डिफर बाई पाई एंड डिफर बाई π/2। तो जो प्रिंसिपल पार्ट है आर्गूमेंट्स ऑफ जेड एंड जेड वन का जो आर्ग्यूमेंट है उसका प्रिंसिपल पार्ट विल डिफर बाई π/2। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट मतलब थीटा। तो आप ये समझिए कि मुझे इसको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, एक्चुअली थीटा होता है। लाइक अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, सपोज जेड को लिखता हूँ r1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सो थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ऐसे ही z1 को मैं अगर मान लो थीटा 1 कर दो, यहाँ r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, इस तरह से है। तो मुझे ऐसे करना है, तो एक काम करते हैं हम आसान सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो जैसे हमने 1 2 यहाँ ले रखा है मैंने, तो कह रहा है प्रिंसिपल पार्ट ये जो एंगल है और ये जो एंगल होगा, ये कितने का डिफरेंस होगा इस बीच में,
सो ये 1 था, 2 है। सो इसका कितने से डिफर करेगा इसका एंगल, मतलब थीटा, मुझे यहाँ पे θ2 माइनस θ1 निकालना है, समझिए, θ1 माइनस θ2 निकालना है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू कर देता हूँ इसको। कई सारे तरीके हो सकते हैं, बस एक मैं ऐसा करता हूँ। या अभी के लिए मैं अगर कुछ आसान सा लेता, जैसे मैंने किया है ना, जैसे इसको 1 0 ले लेता, मान लो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं 1 AB कुछ भी अज्यूम करूंगा उसके अकॉर्डिंग BA मिलेगा मुझे। तो मैं जैसे अभी के लिए जो Z है ना, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ जस्ट कि 1 + 0 आयोटा है, मान लीजिए। तो Z1 क्या हो जाएगा, है ना, इसको 1 0 बोल दिया। तो B, तो ये हो गया 0,1, ऐसा हो जाएगा। सो 1 0 और 0 1 किधर है, x को 1 0 यहाँ पे होगा, और ये हो जाएगा 0 1 किधर है, 0 1। ठीक, तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट 0, अगर 1 0 लिया हूँ तो ये 0 डिग्री है, और इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट मतलब एक्स एक्सिस के बाद, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला 1 0 0 बना रहा है, 0 1 90 बना रहा है, तो 90 से हो जाएगा, तो पहला ही करेक्ट होगा। अभी मैं कोई और पॉइंट भी लूंगा तब भी वैसा ही होगा, जैसे अभी ना, तो यहाँ पे मैं सही से मैं देख नहीं पा रहा था ना, हमें क्या देखना है कि जो पॉइंट होगा 1 2 था, तो यहाँ आया था -2,1। सो x -2 और y1, ओ अच्छा अच्छा, ये गलत बना रहा था मैं। जैसे जब मैंने 1 2 लिया था यहाँ पे, तो ये 1 ये 2, तो माइन इसका करस्पॉन्डिंग ये जब 1 2 है तो ये होगा, दिस इज -b, a। तो ये 1 2 है तो ये -2 1 होगा, तो x -2 y1 यहाँ पे आएगा। तो ये एंगल है, ये एंगल, इसके बीच का एंगल 90 आएगा। तो मतलब ए बी एक पॉइंट है और एक पॉइंट -BA है, ठीक, एक पॉइंट ए बी है यहाँ पे, एक -BA है, तो इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो कैसे प्रूव करने के बजाय आप डिफरेंट पॉइंट लेके चेक कर लो, जैसे मैंने पहला पॉइंट 1 0 लिया, तो ये 1 0 लिया तो ये बन गया 0 1, तो 1 0 0 1 90 डिग्री ऐसे ही दिख गया। कोई दूसरा पॉइंट भी आप लेंगे तब भी ऐसे ही होगा, तो आंसर 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है 4 हॉर्सेस ABCD पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। 4 हॉर्स है ABCD और वो पार्टिसिपेट किया एक रेस में, तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, हॉर्सेस A एंड B हैव इक्वल चांसेस टू विन। AB हॉर्स का इक्वल चांस है जीतने का, C इज ट्वाइस लाइकली टू विन एज A। ओके, तो probability of winning A is same as probability of winning B. C is twice, probability of C is twice probability of D. D is twice likely to probability at D is the twice likely to probability C। एक मिनट, C twice A, C twice to A था, है ना, C is twice likely to win as A and D is twice as likely to win as C। okay, so PC is 2 PA, PD is 2 PC, PA is equal to PB, then the probability that either B or C wins, you know what, 4 है तो चारों के टोटल probability 1 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD बराबर 1, क्योंकि आइदर A विल विन और B और C सब मिला के 1 होगा। तो देख लीजिए, पुट कर लेते हैं इक्वेशन में जो कंडीशन है एक के टर्म में लिख लेते हैं, तो सबको हम किसके टर्म में लिखें, जैसे यहाँ PC 2 PA है, तो ये PD 2 PC है, तो 2 PA रख देते हैं, तो ये 4 PA हो जाएगा। ओके, तो सबको A के टर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ से PA को एज इट इज रखते हैं, PB किसके इक्वल है, PA के, और PC किसके इक्वल है, 2 PA के, एंड PD किसके इक्वल है, 4 PA के इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 + 1 + 1, so 8 टाइम PA is 1, so PA is 1/8, so A will win, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ये 2/8 हो गया, ये 4/8 हो गया, ठीक है। तो AB के जितने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, C के जितने की 2/8, D के जितने की 4/8, 4 2 6 2 8, ठीक है। अब क्या करना है, 8/8 1 हो गया टोटल। अब प्रोबेबिलिटी है बी और सी विंस, तो बी विंस और सी विंस, कोई एक ही जीतेगा, तो यहाँ से बी की प्रोबेबिलिटी और सी की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, सो बी की प्रोबेबिलिटी है 1/8 और सी की प्रोबेबिलिटी है 2/8, तो ऐड होगा 3/8 हो जाएगा, तो 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी 1/8 और सी की प्रोबेबिलिटी 2/8, तो ऐड होके 3/8 हो गया, टोटल सम 1 हो गया, तो यहाँ से पी ए की वैल्यू आ गई, फिर पी ए की वजह से बाकी सारी वैल्यूज आ गई क्योंकि डिपेंड कर रहा है। तो
द कंपोनेंट वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। सो इस एक्सपेंशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट होगा एक्स से उसकी वैल्यू क्या होगी। तो काम करते हैं 1 + √x + 1/√x, इसको अभी एक साथ रखते हैं और इसकी पावर है 4। तो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे हम लोग तो यहाँ से आएगा, सो इफ़ वी एक्सपैंड इट तो जस्ट 1 + x की पावर n, 1 + x इसकी पावर n। तो इसका एक्सपेंशन होता है, जस्ट पहला टर्म तो 1 ही होगा, दूसरा टर्म 4c1, सो 4 √x + 1/√x, फिर 4c2 तो 6 हो जाएगा, सो 4c2 इज 6। तो ये हो जाएगा √x + 1/√x इसका स्क्वायर, फिर 4c3 4 ही हो जाएगा, तो √x + 1/√x का क्यूब 4c4 1, फिर √x + 1/√x इसकी पावर 4। तो ये हो गया। अब इसमें देखना है इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन से हैं इसमें, x से फ्री वाले टर्म्स कितने हैं। एक तो 1 पहले ही है, क्या इसमें फ्री आएगा, नहीं, ये तो कभी 4√x 4/√x x से फ्री आएगा, छोड़ो, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट टर्म ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे आएगा, यस, यहाँ एक तो √x का स्क्वायर होगा वहाँ x रहेगा, 1/√x का स्क्वायर होगा वहाँ x रहेगा, a² + b² + 2ab। तो जब 2ab करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा, तो मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट वाला लिख रहा हूँ, 6 टाइम 2ab, सो 2√x × 1/√x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बनेगा, आगे प्लस। अब यहाँ क्यूब है, कभी इंडिपेंडेंट होगा, चेक करते हैं। तो एक बार √x का क्यूब 1/√x का क्यूब हो सकता है, मतलब a + b का होल क्यूब है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। सो जब 3a² b करूँगा तो x इंटू दिस ab² करूँगा तो कभी इसमें कोई भी टर्म x से फ्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँगा इसको पावर 4 को, तो एक तो होगा √x की पावर 4, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये जो टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। तो इसमें कोई टर्म नहीं है √x से, इसमें कोई टर्म, इसमें एक टर्म था, इसमें एक टर्म था, इसमें भी एक टर्म तो आएगा, कौन सा वाला आएगा, जैसे एक पावर 4 वाला, पावर 4 वाला नहीं आएगा, फिर एक में 3 एक में 2 नहीं होगा, 2 3 नहीं, 3 1 1 3, टोटल पावर 4 है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओपन करेंगे तो क्या होता है, a + b की पावर 4 होता है, a की पावर 4 + 4a³ b + 6a² b²। तो ये वाला टर्म जो है ना 6a² b² वाला, ये फ्री होगा x से। अगला फिर प्लस आएगा 4ab³ + b की पावर 4, इसमें एक टर्म आएगा बस बीच वाला जो फ्री होगा x से, वो क्या होगा, 4c, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखिए आप इसका a + b की पावर 4 का, तो जो 4c2 वाला टर्म होगा वो फ्री होगा, क्योंकि √x का स्क्वायर x, 1/√x का स्क्वायर 1/x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बना क्या, 1 + 12 और 4c2 निकालोगे 6 आएगा, ये नहीं 4c2 है, 4c2 NCR 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करो 6 आएगा। तो सो 19 इज आंसर, सो 19 इज द आंसर। सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इज a, जहाँ a कोई पॉजिटिव नंबर है, एंड बिटवीन द लाइंस x = -a/2 + a/2। काम करो a को अभी फिक्स कर दो, अभी a को कोई नंबर फिक्स कर दो अभी के लिए, तो मान लो a को मैं 2 ही ले लेता हूँ, ठीक, 2 लेना ठीक रहेगा या 4 लेना ठीक रहेगा, 4 ले लो, तो a को मैं 4 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा सर्कल, है ना, किसी भी a के लिए आंसर यही आएगा, जो a मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऑप्शन में वही रखूंगा, क्वेश्चन में वही रखूंगा। तो a को मैंने 4 मान लिया अभी के लिए, तो x² + y² इज 4, और लाइन हो गई x = -2, y = x = 2। सो ग्राफ बना लेते हैं। सो 4 इज 2² है ना, तो ये सर्कल है, x² + y² इज 2², सर्कल विथ सेंटर 0 0 रेडियस 2, so circle with center 0 0 and radius 2। ये है, तो यहाँ से क्या आएगा, तो x बराबर माइनस, एक तो ये -2 + 2 यही है, तो पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस
बिटवीन द लाइन्स एक्स बराबर माइनस ए बाई टू एंड प्लस ए बाई टू। ए को मैंने 4 लिया है, तो 4 लिया है तो ये आ गया 4/2 -2, 4/2 2। तो इसके हिसाब से क्या एरिया आएगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई सर्कल एंड द लाइन्स। तो यहाँ तो एक कोइंसिडेंस हो गया कि पूरा सर्कल ही आ गया इसमें, ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका सर्कल कितना है एरिया, पाई आर स्क्वायर, यही आएगा। सेंटर 0 0 हाँ यही तो है। ओके तो ये ए मुझे लग रहा है कोई लार्जर नंबर के लिए बात कर रहा है, 2 के लिए तो पूरा सर्कल ही आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 4 पाई, कुछ भी मैच नहीं करेगा इसके लिए। कोई दूसरा नंबर लेके देखता हूँ, है ना। तो कोई दूसरा नंबर अगर लूँगा तो क्या होगा, ओके अभी एक्स को मान लो मैं 16 लेता, लेट से a इज इक्वल टू 16, तो क्या बनता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, और यहाँ आता है एक्स इज इक्वल टू -8, वाई इज इक्वल टू +8। तो आंसर क्या आएगा, अब इसके लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा। सो अभी 4 के लिए ना बन नहीं रहा ठीक से, तो हम लोग 16 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 16 के लिए अगर चेक करेंगे, सो हमने लिया 16 a को, तो ये हो गया 4 रेडियस का सर्कल। सो ये 4 4 -4 -4, ठीक है। सो x इज -8, तो इधर आएगा मान लो -8, दिस इज -8। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सा एरिया चाहिए इसको, बिटवीन द लाइंस, ये मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में गलती है, बट आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि बीच का एरिया देखिए ना, मुझे कौन सा एरिया निकालना है। ए को 16 लिया, तो -8 + 8 एंड सर्कल, कोई बाउंडेड एरिया तो आ ही नहीं रहा, इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। So कह रहा है AC is the summation R by A की power n cos n theta, which of the following statement is true? So AC is R upon A cos theta. So होता क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज में फॉर्मूला होता है कि इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा। सो AC is something like summation n from 1 to infinity R cos theta upon A, इसकी पावर है n, है ना। सो एक रिजल्ट आप पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है a + AR + AR square and so on up to infinity, so a upon 1 - r if mod r is less than 1, ठीक है। तो यहाँ पे mod r, तो यहाँ जो r है ना, इसको अगर मैं सीरीज के फॉर्म में लिखूँ, तो ये कुछ ऐसा है, दिस इज सीरीज ए आर की पावर मान लीजिए k फ्रॉम, या ए आर की पावर n फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह तो 1 है और r की जगह ये आ गया, तो mod r < 1 होने चाहिए, तो ये r के जगह पे यही पूरा है,
तो यहाँ पे मॉड आर कॉस थीटा अपॉन ए का मॉड, जो कि लेस देन इक्वल टू आर अपॉन ए होगा, और ये लेस देन इक्वल टू 1 होने चाहिए। सो ये लेस देन इक्वल टू 1 कब होगा, आर लेस देन 1 लेना पड़ेगा मुझे। पहली बात तो आर लेस देन 1 के लिए सीरीज का सम आएगा, और सम क्या आएगा, है ना, इसमें बोल रखा ना कि आर लेस देन ए मोर देन ए, ऐसा बोल रहा है ना। सो आर को लेस देन ए किस होना चाहिए ताकि ये लेस देन 1 हो, लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ज्योमेट्रिक सीरीज का एक फॉर्मूला होता है, अब ये समझिए, आर की पावर एन, एन फ्रॉम 1 टू, ये कह रहा हूँ कि दिस इज आएगा 1 प्लस आर प्लस, अच्छा यहाँ से स्टार्ट है ना, आर से स्टार्ट, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन, तो इसका सम आएगा आर अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी आर है, कॉमन रेशियो भी आर है, और ये कब होगा, अगर मॉड आर लेस देन 1 है, तो इसी आर के प्लेस पे वहाँ पे आर कॉस थीटा बाई ए है, इसीलिए तो ये लेस देन 1 होने चाहिए मॉड, तो आर बाई ए लेस देन 1 होगा जब आर की वैल्यू लेस देन ए होगी, आर लेस देन ए होने चाहिए, तो ये तो गलत है। बी और डी तो आउट हो गया क्योंकि आर लेस देन ए होने चाहिए। अब आपको देखना है कि ए और सी में से आंसर क्या आएगा, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, तो उसको अगर आप खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए। इस सीरीज को हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो पहला टर्म क्या बनेगा, इसमें जो पहला टर्म होगा एन को 1 रखने पे तो होगा आर कॉस थीटा अपॉन ए, दूसरा टर्म क्या होगा, आर कॉस थीटा अपॉन ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। तो सम की वैल्यू आएगी, फर्स्ट टर्म आर कॉस थीटा अपॉन ए 1 माइनस, फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो, आर कॉस थीटा अपॉन ए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला लगाया हमने, आर अपॉन 1 माइनस आर वाला, तो यहाँ से आ जाएगा, वो भी सेम ही फॉर्मूला है, बस ए चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ ए की जगह आर ही है, वहाँ जो ए है वहाँ आर है, तो वही आर अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बनेगा, ए को एलसीएम ले लीजिए, तो आर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस आर कॉस थीटा, कट जाएगा ये, तो यही आ जाएगा आर कॉस थीटा, अच्छा डिवाइड करना है क्या, तो आर कॉस थीटा ए माइनस आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे है क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो आप कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, आर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो ए अपॉन आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, तो ए सेक थीटा माइनस आर, तो ए सेक थीटा माइनस आर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द फॉल्स ऑप्शन, तो सी यहाँ पे करेक्ट आएगा, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस थीटा डिवाइड कीजिए, आर अपॉन ए सेक थीटा माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा बी टू रियल नंबर सेटिस्फाइंग ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज सी, where a b c are three real constant, alpha minus beta is not equal to 2 and pi, so value of sine alpha plus beta, okay, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अल्फा बीटा टू एंगल्स हैं दैट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, मीन्स ए cos अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी, फिर ऐसे ही ए cos बीटा प्लस बी साइन बीटा इज इक्वल टू सी। सो द क्वेश्चन इज, what is the sin alpha plus beta? साइन अल्फा प्लस बीटा, काम करते हैं, एबीसी की कुछ वैल्यू फिक्स करते हैं, ठीक है, तो ए बी की कुछ वैल्यू फिक्स करेंगे, अल्फा बीटा का डिफरेंस जो है वो 2n पाई नहीं है ना, तो इक्वल एंगल नहीं ले सकते, और 2n पाई का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। चलिए काम करते हैं यहाँ पे, तो
तो अभी के लिए मैं ए बी सी को 1 ले लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। सो अगर ए बी सी को मैं 1 ले लूँगा तो क्या होगा, फिर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज़ 1। ठीक, तो मुझे क्या करना होगा अब, एक और काम करते हैं, ए को 1, बी को 1 और सी को 0 ले लेते हैं अभी के लिए। सो ए को 1, बी को 1 और सी को 0 ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो मैं जस्ट पर्टिकुलर केसेस करके कर रहा हूँ सॉल्व। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि ठीक है, ए को 1, बी को 1, सी को 0 रख देते हैं। तो ना जो मैं वहाँ रख रहा हूँ वही मैं ऑप्शन में रखूँगा, तो उसके लिए आंसर चेक करेंगे क्या आता है। तो यहाँ से क्या आएगा, मेरे पास इक्वेशन बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 0, मतलब कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, या कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा, अब बताइए कॉस और माइनस साइन इक्वल कब, चलो डिवाइड कर दो इसको कॉस से। सो इस इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दो, ये काम करो आप, ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू -1। सो टैन थीटा अगर -1 है तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू दो जगह -1 होगी, है ना, एक तो आफ्टर स्कूल टू क्लास, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, चलो तो या आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लास, ठीक है ना। सो ये हो गया ऑल साइन टैन कॉस, ये ना। तो टैन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, दो जगह नेगेटिव है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। इसने कहा 2n पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2n पाई का मल्टीपल नहीं होगा, पाई का होगा। सो एक एंगल कब होगा, ऐसा कब होगा, जब थीटा होगा -π/4, ये है -π/4 एंगल। और ये वाला एंगल कितना होगा, एक एंगल होगा पाई प्लस पाई बाई, नहीं पाई माइनस π/4, कि दो एंगल मेरे पास है ना। या आप ऐसा समझ सकते हैं, दिस टू एंगल्स आर, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, इफ़ यू टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल जो होगा ये होगा पाई माइनस π/4, और यहाँ से घूम के जाएंगे तो ये आएगा 2π माइनस π/4। सो 2π माइनस π/4 ही -π/4 है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगा तो ये एंगल -π/4 है, यही मैं एंटी क्लॉकवाइज में जाऊँगा तो 2π माइनस π/4। तो पॉजिटिव एंगल है 2π माइनस π/4 और नेगेटिव एंगल है -π/4, दोनों सेम ही है, एंगल सेम है, मतलब दोनों रिप्रेजेंट एक ही एंगल कर रहा है, बस एक डायरेक्शन अलग है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। सो अभी के लिए मुझे अल्फा मिला पाई माइनस π/4 और बीटा मिला 2π माइनस π/4। तो इसका डिफरेंस पाई का है, तो ठीक है पाई चलेगा, है ना। अल्फा माइनस बीटा इक्वल नहीं होना चाहिए 2n पाई के, तो इक्वल नहीं है 2n पाई के, है ना। यहाँ अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो ये ऐड हो जाएगा 3π माइनस π/2, ये आ जाएगा। और अल्फ़ा माइनस बीटा निकालोगे तो ये आएगा पाई आपका, या बीटा माइनस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालोगे माइनस पाई आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -π इज़ नॉट इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। सो अब मुझे क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा है ना, दो देखो मुझे 2 एंगल चाहिए था, ए बी की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग, तो वही अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन में रखूँगा। अब देखो तो मैं कहने का जा रहा हूँ कि अल्फ़ा मेरा आया दिस, बीटा दिस, या उल्टा कर सकते हैं, इसको बीटा इसको अल्फ़ा, तो इसको बीटा इसको अल्फ़ा, मर्जी है आपकी, है ना। सो जो भी लो, सो अभी मेरे पास ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा आया 3π माइनस π/2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 3π माइनस π/2। तो मुझे चाहिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सो साइन 3π माइनस π/2। सो 3π मतलब ये 0 है, ये पाई है, सो पाई 2π 3π माइनस π/2, तो ये इधर आ गया वापस, ये π/2 पे ही आ गया। तो पाई ये साइन 3π माइनस π/2 जो होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, पाई का मल्टीपल चेंज नहीं होगा, और 3π/2 ये इस एंगल में आ गया, तो ये साइन π/2 होगा, मतलब ये 1 आ गया, ठीक है। सो देखो अब मैंने क्या ट्रिक लगाया आप समझिए, मैंने ए को 1 लिया, बी को 1 लिया, सी को 0 ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एंगल आ गया, मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा आया 1। अब आपको देखना है ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो ये आंसर 1 देगी अंडर द सेम कंडीशन जो मैंने अज्यूम करके चला है। तो मैं ये अज्यूम करके चला था
तो इस कंडीशन में देखिए कौन सा 1 आंसर देगी। सो ए को 1, बी को 1, सी को 0 रखिए। सो ए को 1, बी को 1, तो ये ओके हो जाएगा। ये ए को 1, बी को 1, तो 1/2 आएगा, तो ये गलत है। ये रखोगे ए को 1, बी को 1, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगी। ये भी ये करोगे तो ये 0 आएगी। तो ठीक है ना, तो ये आंसर दे रहा है ए बी को 1 रखा ना, तो 2/2 1 आ गया। ए बी को 1 रखा ना, तो 1/2 आ गया, और ये इन्फिनिटी आ गई, ये 0 आ गई। तो आपको क्या चाहिए था, आपका आंसर तो 1 आया। तो एक ही ऑप्शन है जो 1 के इक्वल आ रहा है, वो हमारा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब मैं ए बी की कोई डिफरेंट वैल्यू भी लूंगा ना, तब भी आंसर यही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सब आउट हो गया, ये 1/2 दिया, ये इन्फिनिटी दिया, ये 0 दिया, लेकिन ये तो 1 दिया था। सो ये काउंटर एग्जाम्पल टाइप का हो गया। दिस इज वन काउंटर एग्जाम्पल टू द ऑप्शंस बी सी डी। तो ये आउट हो गया। अब आप कोई और एग्जाम्पल भी लेंगे तो उसके लिए ए ही ट्रू आएगा। आप ए बी की डिफरेंट वैल्यू लेके देखो, आप चाहो 2, 3, 4 इस तरह कुछ भी। चलिए यहाँ पे है इफ द पॉइंट एक्स वाई जो कि 2,4 है मिनिमाइजेज जेड, जेड है 6x + 10y। सो इफ द पॉइंट x, y है ना, जो कि है 2,4, दिस मिनिमाइजेज जेड विच इज 6x + 10y। So subject to the constant 2x + y more than equal to 4, x + 2y more than equal to 10, x + y more than equal to 6. Then which of the then which of the given constant does not affect the minimization point 24 in minimizing this? तो हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन है हमें देखना है। 2x + y more than equal to 4 और x + 2y more than equal to 10, x + y more than equal to 6। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो ग्राफ बनाइए। सो देखो जब भी इनइक्वालिटीज है, ग्राफ बनाने के पहले इक्वलिटी का ग्राफ बनाओ। इक्वल टू रख के ग्राफ बना के देखो क्या आएगा। सो आप इक्वल रख के ग्राफ बनाएंगे। सो 2x + y = 4, तो ये होगा x/2 + y/4 बराबर 1, 2y/4 ये है। तो ये ग्राफ आप ग्राफ बना सकते हैं, मुझे लग रहा है आपको ग्राफ बनाना आता होगा। तो ये है 2x + y = 4 की लाइन, ठीक है ना। ये 2,0 पॉइंट है, ये 0,4 है, ये सेटिस्फाई करेगी, उसको चेक कीजिए। अब दूसरा है x + 2y 10, तो x/10 y/5 = 1। सो x/10, तो ये 10 तक जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लो 10 यहाँ पे है, y/5 3, 4, 5, तो इसको ज्वाइन कर लो। सो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज x + 2y = 10 है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 10, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 5। तो नाउ है ना 10, 0 सेटिस्फाई करेगा उसको, 0, 5 भी सेटिस्फाई करेगा। अब अगली कंडीशन है x + y more than equal to 6, तो x + y 6। सो ये 5 था, ये 6 हो गया, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 6 और ये 6 यहाँ से पास करेगी लाइन। सो ये रफली, अभी के लिए मैं ग्राफ बना देता हूँ रफली। सो ये लाइन है x + y = 6। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। ये x + y = 6 था, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो x + 2y 10 है, x + y 6 है, सब ट्रैक कर देते हैं। सो दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, तो x कैंसिल, 2y - y, y 10 - 6 4, तो y = 4 हो गया। इसका y कोऑर्डिनेट 4 है। अब इसमें y को 4 रख दो, x 2 आ जाएगा। सो यही है 2,4 पॉइंट। अब मोर देन था ना, तो इसका सॉल्यूशन इस साइड, इसका सॉल्यूशन इस साइड, इसका सॉल्यूशन इस साइड। तो ये सॉल्यूशन रीजन है, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन, इस साइड। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन जो आएगा इस लाइन के ऊपर, मैं कह रहा हूँ ये जो लाइन है दिस, फिर इधर से दिस, फिर इधर से दिस, फिर इधर से दिस, इधर 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 और इधर, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। तो मैक्सिमम जो आएगा वो कॉर्नर पॉइंट पे ही आएगा। तो हमें बता रखा है कि ये पॉइंट है 2,4 और इस पे है कॉर्नर पॉइंट, ठीक। सो 6x + 10y को मिनिमाइज कर रहा था, कह रहा है कौन सा कांस्टेंट, तो कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन कांस्टेंट डज नॉट इफेक्ट द मिनिमाइजेशन पॉइंट। तो जैसे इसको आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस रीजन में। इस लाइन का कंट्रीब्यूशन है। ये लाइन कौन सा था, x + y 6।
इस लाइन का कंट्रीब्यूशन है, ये क्या है x प्लस, ये था x प्लस 2y बराबर 10, और इसका कंट्रीब्यूशन है जैसे कि यहाँ पे है ना, हमने x को पॉजिटिव लिया है और इधर y को पॉजिटिव था। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो ऐसे ले सकते हो, यही लाइन तो ये ले लो। तो कहना मतलब ये लाइन कोई इफेक्ट नहीं कर रहा ना, इस लाइन का कोई इफेक्ट नहीं है एक्चुअली। पूछ क्या रहा है कि तो मिनिमाइजेशन इस पे आ रहा है ना, ये मिनिमाइजेशन इन दोनों लाइन की वजह से है, तो इससे इसका कोई लेना नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। ये था 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 4, ये हटा सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट द मिनिमाइजेशन, यहाँ इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 4 पे मिनिमा है और 2 4 का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए दैट्स वाई। सो यू कैन ना, ये दिस इज द 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन। तो जो कांस्टेंट था 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 4, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है 2 4 पॉइंट में या उस रीजन में, इसलिए यू कैन रिमूव दिस। तो दिस इज आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अल्फा आपको दे रखा है आई माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 प्लस, एक मिनट, चलिए तो इसमें क्या है कि आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 आयोटा साइन पाई बाई 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ बी इज, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका एक इक्वेशन, एक और सॉल्यूशन ये है। तो यू नो व्हाट, क्या होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, तो a प्लस आयोटा भी किसी इक्वेशन की रूट है, तो a माइनस आयोटा भी उसकी रूट होगी फॉर श्योर, ये थ्योरम है ना। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री, साइन 30 जो होता है, तो 1/2 आयोटा साइन पाई बाई 3 √3/2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 टाइम आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 टाइम आयोटा माइनस 1, ये है 1 प्लस आयोटा √3, इसको 1 माइनस आयोटा √3, 1 माइनस आयोटा √3, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, इसको रियल नंबर बना रहे हैं हम लोग। जैसे इरेशनल होता है तो रेशनलाइज कर देते हैं रैशनल बनाने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियलाइजेशन करते हैं इसका हम। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो आयोटा इंटू दिस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस √3, एंड फिर आगे इसको इससे माइनस 1 से करेंगे तो -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 + 3 हो जाएगा। सो ये यहाँ से फाइनली सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपके पास 2 टाइम ये √3 माइनस 1, तो ये हो गया √3 माइनस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस √3, ये √3 प्लस 1, ये आ गया, अपॉन में है 4, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया। सो अभी के लिए नाउ हमारे पास क्या मिल गया, सो अल्फ़ा जो है मेरे पास ये सिंप्लीफाई होके आ गया, सो अल्फ़ा इज एक्चुअली √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, सो अल्फ़ा अगर ये रूट है तो बीटा जो होगा उसकी गारंटी है, सो सेकेंड रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, तो ये a प्लस आयोटा बी जैसा है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा a माइनस आयोटा बी होगा, तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा, ये आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2, √3 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा। अब पूछ क्या रहा हमसे ये कि b की वैल्यू क्या है, ओके। सो अब समझिए होता क्या है, आप जानते हैं फॉर्मूला
कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, लेकिन ए की जगह यहाँ वन है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो माइनस बी हो जाएगा। सो ये माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कीजिए कितना होता है, तो ये जो आयोटा वाला टर्म है वो कट जाएगा, तो क्या आएगा, सो यहाँ से आप अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सो हमारे पास मिलेगा 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, सो √3 माइनस 1/2, ठीक है, ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा 2 टाइम दिस और इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, तो ये 2 काट दो, तो b की वैल्यू माइनस बी है, माइनस बी तो 1 माइनस √3 आ गया। सो 1 माइनस √3 इज द आंसर, ए इज द आंसर, ठीक है। तो इसका ए आंसर, पहले क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, तो बीटा हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, ए वन था तो माइनस बी अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो वहाँ से बी आ गया। नेक्स्ट जो है एफ बी द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स माइनस बॉक्स एक्स, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यू, ये थ्योरम है एक्चुअली, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यू। क्यों, इसका ग्राफ ऐसा होता है, सो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे, सो इस ग्राफ इज लाइक कि दिस 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 स्टेयर जैसा, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से, तो ये हर इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पूछा है कौन सा ट्रू है, तो एफ इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस और इंटीजर वैल्यू, सही बात है। एफ इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, गलत कह रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है। एफ डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, नहीं, जीरो पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो ये गलत कह रहा है। एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस ओनली एट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, नो। ये थ्योरम है डायरेक्टली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, तो ये मैं किसका ग्राफ बनाया था, एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स का। अगर एफ एक्स बराबर ये है एक्स माइनस बॉक्स एक्स, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, तो ये होगा जैसे 0 -1 -2, यहाँ भी है ना, ये जैसे -1 इधर -2 ऐसा, तो ये इसका था, और इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 फिर यहाँ 1 है, सो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, 1 2 3, तो हर इंटीजर पे ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो दोनों फंक्शन चाहे बॉक्स एक्स हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी ई विद द रियल नंबर फॉर द मैट्रिक्स ए दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर फॉर ऑल, तो नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, तो डिटरमिनेंट निकाल के देख सकते हैं हम लोग, द माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द को फैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो होगा क्या, माइनर को फैक्टर कब इक्वल होता है, देखिए होता क्या है, जो को फैक्टर है CIJ होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर, ये रहता है MIJ, दोनों इक्वल कब होंगे, तो यहाँ से अगर आप मैं लिखूँ फर्दर, तो ये जो CIJ है ये माइनर के इक्वल हो जाएगा, C मतलब को फैक्टर, तो को फैक्टर माइनर के इक्वल हो जाएगा अगर I प्लस जे इवन है, को फैक्टर जस्ट नेगेटिव हो जाएगा माइनर के, अगर I प्लस जे जो है वो ऑड है। तो पूछ क्या रहा है, देखो जितने एलिमेंट है चेक करो, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट उसका क्या पोजीशन है, ए है, तो ए का पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 2, बी का पोजीशन क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4, सी का पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 4, डी का पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4, एंड ई का पोजीशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना, एक्चुअली उसमें क्या होगा कि I प्लस जे इवन है, तो माइनर को फैक्टर इक्वल होगा। जीरो वाले एलिमेंट में, अब जीरो वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तो जैसे जीरो वाला एलिमेंट है, तो द माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू को फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट, तो नॉन जीरो वाला एलिमेंट तो ठीक है, जो जीरो वाला क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर फर्स्ट रो का जो जीरो है इसका माइनर निकालते हैं, तो इसका माइनर निकालूंगा तो होगा m फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, तो ये जीरो ही आ जाएगा। अच्छा, तो को फैक्टर भी जीरो आ जाएगा फिर तो,
इसका निकालेंगे तो इसको इसको डिलीट करोगे, तो इसका मैं अगर निकालूं तो इसको और इसको डिलीट करेंगे तो आ जाएगा फिर भी जीरो। अच्छा, इसका निकालोगे इसको इसको, सतवें जगह जीरो ही हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा ट्रू है। हम्म तो इसका मतलब यस, इसमें होगा क्या कि माइनर जो है, जो जीरो एलिमेंट उसका माइनर को फैक्टर जीरो ही आएगा, जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसमें आई प्लस जे इवन है, तो इसका मतलब है कि माइनर को फैक्टर इक्वल होंगे। तो ये तो ट्रू लग रहा है। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो सिंपल करके देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये थ्योरम है कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो ये तो गलत कह रहा है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, तो डायगोनल पे तो सारे जीरो हो जाएंगे, और बाकी ए माइनस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो नहीं, पाँच तो नहीं होगा, ये भी गलत। मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, देखो क्या आता है डिटर्मिनेंट, अगर मैं निकाल के दिखाऊँ आपको, ए का यहीं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ए, सो ए इंटू ए के फर्स्ट रो फर्स्ट क्वांटिटी सी ई, सो सी ई बचेगा, जीरो वाला छोड़ दो, प्लस बी, उसको डिलीट करेंगे आप, बी का रो कॉलम डिलीट कर लो, जीरो माइनस सी डी, तो आ गया ए सी ई माइनस बी सी डी। तो जीरो तो नहीं है हमेशा, मैं डिफरेंट वैल्यू चूज कर लूँगा तो नॉन जीरो आ जाएगा, तो ये भी गलत है, तो बी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज जीरो, तो आपसे पूछ रहा है कि और वाई ई है ना, तो सिंपल सॉल्व करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, पहले वाई को इधर भेजो, सो वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक, वाई को वाई के साइड लाओ, सो डी वाई अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, तो डी वाई अपॉन वाई, वन बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स लॉग एक्स, अगर लॉग एक्स को टी लोगे तो डेरिवेटिव वन बाई एक्स होगी, तो मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो वन बाई एक्स लॉग एक्स आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। कैसे मैंने बोला लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो यही आएगा, सो इस उसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन वो होगा, और प्लस में कांस्टेंट में आप लॉग सी ले लो, सो लॉग सी, तो यहाँ से अगर y बराबर लिखूँ, सो लॉग ऑफ सी टाइम लॉग एक्स, तो कांस्टेंट को मैंने लॉग सी लिया, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, साइन सी कॉस सी लॉग सी की पावर सी, आपकी मर्जी है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैंने लॉग सी लिया अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। तो यहाँ से y बराबर लॉग वाई बराबर जो है अभी, ये लॉग ऑफ सी, लॉग लॉग काट दो, तो y बराबर आ गया सी टाइम लॉग एक्स। अब c निकालने के लिए एक कंडीशन दिया है मुझे, वाई ई इज ई, तो x को e रखोगे तो y e हो जाएगा, ऐसा कह रहा है, तो x को e रखूंगा तो y e हो जाएगा, तो e रखो y बराबर e, सो e इज इक्वल टू सी टाइम लॉग ई वन होता है, ठीक है ना, लॉग ई की वैल्यू वन है, तो यहाँ से c की वैल्यू e हो गई, तो c को e रख दो, तो फाइनली सॉल्यूशन आ गया e लॉग एक्स, ई क्या है, आइलर नंबर है, ठीक है ना, 2.718, जैसे पाई होता है 3.14, वैसे ई होता है 2.718 आइलर नंबर। तो यहाँ से ये आ गया, पूछ क्या रहा है वाई फोर क्या होगा, तो वाई फोर का मतलब है एक्स को फोर रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स को जब फोर रखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी ई लॉग फोर या ई एल एन फोर, तो लॉग को एल एन भी बोलते हैं, तो ई एल एन फोर, यहाँ एल एन लिखा है ना, एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स बेस ई, लॉग जनरली होता है लॉग बेस 10 होता है, लेकिन मैथ्स में जहाँ भी हम लॉग लिखते हैं बेस ई होता है, लॉग लिखते हैं तब भी, एल एन लिखते हैं तब भी, कुछ और होगा तो स्पेसिफिकली लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है बेस तो ई है, एल एन, तो कैलकुलेटर अगर यूज़ करोगे तो एल एन यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, ई लॉग फोर, इसमें क्या है, एक फंक्शन दे रखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखो तो ये मॉड एक्स लेस देन टू का मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस टू से टू, अदरवाइज का मतलब है एक्स लेस देन माइनस टू या एक्स मोर देन इक्वल टू टू, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। सो पूछ क्या रहा है माइनस टू से फोर, अब देखो तो इसको ब्रेक कर दो, इसको दो पार्ट में, माइनस टू से टू और टू से फोर, सो माइनस टू से टू में फंक्शन क्या लोगे, ये वाला, ठीक,
तो क्या होगा ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + x²। और यहाँ पे जब 2 से 4 में क्या है, एक्स ई की पावर x-2। आइए इंटीग्रेट करते हैं। सो क्या करो अभी के लिए, ये फंक्शन अगर चेक करोगे ना, ये ऑड फंक्शन है। ये -2 से 2 में मैं बोल रहा हूँ ये ऑड फंक्शन है। कैसे पता मुझे ऑड फंक्शन है? तो आप अगर चेक करोगे, लेट्स से ये एफ एक्स है, सो एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स आएगा। इसकी वजह ये है कि ये इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है। तो साइन -x माइनस साइन एक्स होता है, तो इस वजह से एक माइनस बाहर आएगा। बाकी तो माइनस को खा जाएगा, खा जाएगा इन द सेंस x² है, -x² प्लस x² सेम होगा। कॉस -x कॉस एक्स सेम होता है, तो माइनस का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइन -x माइनस साइन एक्स, एक माइनस बाहर निकलेगा तो वो ऑड बना देगा। ऑड है तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है -a से a एफ एक्स डी एक्स, जीरो होगा अगर फंक्शन ऑड है, तो ये ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं 2 से 4, एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर -2 dx। तो यहाँ से आ गया ई की पावर -2 नंबर है, इसको बाहर कर लो। ई की पावर -2 एक नंबर बाहर कर लिया, बच्चा एक्स ई की पावर एक्स 2 से 4 dx। अब यहाँ बाई पार्ट लगाओ। सो बाई पार्ट से इंटीग्रेट करोगे तो x को बाहर रखो, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। सो ये बनेगा एट द एंड ई की पावर एक्स। तो फाइनली कहने का मतलब आप इंटीग्रेट कर लो बाई पार्ट से। सो इंटीग्रेशन करके आएगा एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करके आएगा x-1 ई की पावर एक्स, जो मैंने किया था अभी 2 से 4। अब रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले जहाँ x दिख रहा है 4 रखो, तो 4 - 1 3 ई की पावर 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x को 2 रखो। अब 2 - 1 1, सो ई की पावर 2, ई की पावर -2 को मल्टीप्लाई कर दो, सो 3e² - 1। ये आंसर है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये, तो ठीक है। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन टू दिस पेपर। तो ये y एक फंक्शन है x का, इस तरह से डिफाइंड है, तो बोला डेरिवेटिव ऑफ y इस तरह से क्या होगा। तो यहाँ एक फंक्शन आपको पैटर्न समझना है। तो ये जो y है a की पावर x + 1/y है। अब ध्यान दो, अगर एक टर्म को हटा दोगे ना तो ये भी y ही है एक्चुअली। अब ध्यान से देखो, ये रिकर्सिव फंक्शन है एक्चुअली। सो व्हेन यू रिमूव दिस थिंग, स्टिल व्हाट यू हैव इज अ y ओनली। तो वी कैन राइट लाइक दिस। सो y इज a की पावर x + 1/y। पूछ क्या रहा है हमें, y का डेरिवेटिव करना है। चलो डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dy/dx, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a 1/y का डेरिवेटिव -1/y² dy/dx। अब क्या करते हैं हम लोग, dy/dx वाला टर्म एक साइड ले आओ। सो 1 + 1/y² dy/dx इज इक्वल टू a की पावर x log a ln a यू कैन राइट। तो नाउ dy/dx कितना आ गया यहाँ से, सो यहाँ से एलसीएम ले लो चाहो तो एलसीएम ले लोगे। अच्छा थोड़ा सा इसको यूज़ कर सकते हो आप, इधर बुला लोगे ना। चलो अभी के लिए निकाल देता हूँ क्या आता है। तो यहाँ से पहले dy/dx निकालोगे सिंप्लीफाई करके, तो आएगा y² + 1 अपॉन y²। तो y² a की पावर x log a अपॉन 1 + y², ये आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो 1 + y² तो कोई है ही नहीं डिनोमीटर में, तो हमें देखना पड़ेगा इसके हिसाब से क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, ये इस पैटर्न पे नहीं लिखा है ना, यहाँ पकड़ना होता है कैसे इसने सॉल्व किया है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, क्योंकि होता है कहाँ तक सिंप्लीफाई करना उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सो यहाँ से आएगा y - 1/y इज़ a की पावर x, तो एलसीएम ले लो। सो y² - 1/y इज़ a की पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो y² - 1 इज इक्वल टू y a की पावर x। अब ये देख के समझ आया, यहाँ 2y इन्वॉल्व है ना, 2y हर जगह है, इसका मतलब कहीं ना कहीं y² रहा होगा तभी 2y आएगा। तो अब डिफरेंशिएट करो, नाउ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y² का 2y dy/dx, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका प्रोडक्ट टू लगाओ, y एज इट इज़ a की पावर x ln x प्लस
ए की पावर एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड लाओ, तो यही यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिखा मुझे, फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं वाई स्क्वायर बनाने के बाद इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ से इसको इधर बुला लो लेफ्ट साइड वाले को। सो 2y माइनस ए की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज वाई ए की पावर एक्स ln a। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया फाइनली, वाई ए की पावर एक्स ln a अपॉन ये आ गया 2y माइनस ए की पावर एक्स। देखिए वाई ए की पावर एक्स ln a 2y माइनस ए की पावर एक्स b। है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 2 टाइम है तो ये आउट हो गया, 2 टाइम है वो आउट हो गया, यही है, यहाँ प्लस है तो ये आउट हो गया। ठीक है, तो बी है। सो हमने अभी IIT JAM बायोटेक 2006 का पेपर सॉल्व किया, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अराउंड 16-17 क्वेश्चन थे इसमें। बाकी आपको 2005 से 2024 तक का पूरा सॉल्यूशन एक जगह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप पे आप डाउनलोड करके वहाँ से 500 में जैम बायोटेक 2005 से 2024 तक के ईच पेपर का सॉल्यूशन एक जगह आपको मिल जाएगा। थैंक यू।